देखो प्यारे बच्चे, वर्ग 8 और 9 के लिए ये संस्कृत व्याकरण में आज हमें विसर्ग संधि पढ़ाना है। विसर्ग संधि का मतलब होता है प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई स्वर या व्यंजन हो, तो उस दोनों को मिलाने से जो एक नया परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चय, तो निह का विसर्ग का लोप हो जाता है और यहाँ तालव्य हो जाता है, तो हो गया निश्चय। अब देखो बच्चे, विसर्ग संधि का पहला रूल है विसर्ग का ओ होना। तो किस कंडीशन में, किस हालत में ओ होता है, इसको आप समझें। यदि विसर्ग के पहले ओ हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण हो या योर हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जोर रथा, तो विसर्ग के बाद रथा आता है, तो मना जो हुआ तो विसर्ग से पहले अ का उच्चारण होता है, इसलिए विसर्ग का लोप होकर के ओकार हो गया, इसलिए मनोरथा हुआ। दूसरा है यशः जोड़ धरा। तो देखो बच्चे, यशा में विसर्ग के पहले अ का उच्चारण आता है, इसीलिए ये विसर्ग के बदले ओकार हो जाता है और ये हो गया यशोधरा। अब देखो बच्चे, इसका दूसरा रूल, दूसरा नियम, विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद प्रथम पद के अंतिम अक्षर में विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रारंभिक अक्षर अगर र आए, तो विसर्ग का प्रथम अक्षर जो होता है वह ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिणत कर देते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह जो रोगा, तो निह में विसर्ग से पहले हर्षई आया है, जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और द्वितीय पद का प्रारंभिक अक्षर र है। तो इसमें क्या करेंगे कि हर्षई को दीर्घई बना देंगे, दीर्घ स्वर बना देंगे, तो हो जाएगा निरोगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है निह जो रसा, तो विसर्ग के पहले हर्षई आता है ह्रस्व स्वर, तो इसको दीर्घ स्वर में परिणत करेंगे तो नी हो जाएगा, और द्वितीय पद में र है तो नीरसा हो गया। अब चले बच्चे तीसरा रूल पे। विसर्ग का र होना। विसर्ग का र कैसे होता है, इसको आप समझिए। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर वर्ग का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या स्वर रहे, तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी में अ आ को छोड़ के हर्षई है, इसीलिए ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो नी जोड़ उपाया, तो नी का हो गया विसर्ग का र, हर्षौ का हो गया हर्षौ, दुर्गौ हर्षौ, तो निरूपाया। नमः जोड़ते, तो नमः में नहीं, सॉरी, ये गलत है क्योंकि इसमें अ आ जाता है, ये नहीं होगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल गलत है। यही एग्जाम्पल आप समझें कि नीह के पहले विसर्ग से पहले अ नहीं आता है और द्वितीय पद में उपाया है, तो इधर जो अ नहीं आता है इसलिए विसर्ग का हो गया र और हर्षौ का हो गया हर्षौ, तो निरूपाया। अब चौथा रूल में ही सबको सम्मिलित करके जोड़ दिए हैं, कहा कि सब एक ही रूल से बनता है। आप बारी बारी से उसको समझे। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर चौ के बदले में क्या होता है, तालव स्व, और टो मूर्धन स्व, तो और को रहे तो हो जाता है दंत स्व। अब देखो बच्चे, एग्जाम्पल में निह जोड़ चय, तो विसर्ग के बाद चौ आया है तो तालव स्व हो गया निश्चय। दूसरा निह जोड़ छला,
तो विसर्ग के बाद छ है तो हो गया निश्चला। पूर्ण जोड़ चंद्रा, तो विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद च आया है तो पूर्ण चंद्रा। अब दूसरा एग्जांपल टोठो, धनु जोड़ टंकारा, तो मैंने कहा है कि विसर्ग के बाद दूसरे पद में अगर टोठो रहे तो मूर्धन स्व हो जाता है, तो धनुष टंकारा। दूसरा एग्जांपल निह जोड़ ठुरा, निह जोड़ ठुरा, तो मैंने कहा है कि टोठो रहे तो मूर्धन स्व हो जाता है, तो हो गया निष्ठुरा। अब अंतिम रूल है विसर्ग संधि का। जैसे रामह जोड़ तरसी, तो मैंने कहा है कि विसर्ग के बाद अगर तो थो या को रहे तो दंत स्व हो जाता है, तो रामस्त रति। दूसरा एग्जांपल तिरह जोड़ कारा, तो मैंने कहा है परिभाषा में कि तो थो या को रहे तो दंत स्व हो जाता है, तो क्या हो गया तिरस्कारा। यहाँ दंत स्व हो गया विसर्ग के बदले में, तो हो गया तिरस्कारा। अब बच्चे समझ लें, ऊपर पर दिए गए उदाहरण, ऊपर में जो दिए गए सारे उदाहरण हैं उसके अनुसार अपने जो पुस्तक आपके पास में है उससे प्रश्न उत्तर को बनावें, उस पे अपना प्रश्न उत्तर बनावें। और आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क करें और मैं आपको यहाँ से समझा देंगे। ऐसे इसी सारे रूल पर विसर्ग संधि आपका बन जाएगा। समझ गए बच्चे? अब आपका संधि चैप्टर समाप्त हो गया आज। हाँ।